Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और इस लेक्चर में हम अपना फाइल हैंडलिंग के हमारे कुछ और भी जो ऑप्शंस आर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और एक जो आज हम खास बात करने वाले हैं वह ये है कि आर में आपके जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप आर के अंदर जा कर के आर कंसोल पे अपने डेटा को टाइप करिए, या जो आर के अंदर बिल्ट इन डेटा एंट्री का स्प्रेडशीट है आप उसको इस्तेमाल करिए। लेकिन प्रैक्टिस में जब आप आते हो तो बहुत बार ये होता है कि आपका डेटा है वो कहीं बाहर से आ रहा होता है, कि कोई और सोर्स है जहाँ पे उन्होंने अपना डेटा इकट्ठा किया है और उसकी फ़ाइल उन्होंने आपको खाली भेज दी है। वह डेटा हमारा भिन्न भिन्न तरीके का हो सकता है और भिन्न भिन्न के सॉफ्टवेयर में और अनेक प्रकार के जो हमारे उसके फॉर्मेट्स होते हैं उसमें हमारा डेटा अरेंज हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कोई डेटा हमारा .txt फाइल में है अर्थात टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, कोई डेटा हमारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आप जैसे कहते हैं .csv फाइल के फॉर्मेट में है। इसके अलावा ऐसा भी ऑप्शन है कि आपका कोई जो हमारे स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमने MS एक्सेल जो एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे किसी ने अपना डेटा एंट्री किया हुआ है और उसने आपको अपनी एक्सेल फाइल भेज दी है। उसके अलावा डेटा हमारा भिन्न तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं लाइक SPSS, मिनीटैब एट्सेट्रा, उस तरह का हो सकता है। कोई आपका HTML फॉर्मेट में टेबल हो सकती है। तो ये डेटा जो आपके पास पहले से अवेलेबल है, आप उसको आर में डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो डेटा हमारा ओरिजिनली किसी फॉर्मेट में कहीं पर रखा हुआ है और उसको मैंने आर में कॉल कर लिया, तो जब वो आर में आ जाएगा तो आर उसको अपने हिसाब से अपने फॉर्मेट में बदल लेता है। और यह फॉर्मेट ऐसा होता है जिसके ऊपर आप अपने आर के जो कमांड्स हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या सहायता होती है, आपको जो भी अपनी एनालिसिस करनी है, जो भी मैनिपुलेशंस करने हैं, वो आप अपने सॉफ्टवेयर में बिना डेटा एंट्री करे हुए आप डायरेक्टली आप उस फील्ड से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब ये काम कैसे किया जाए, इसके बारे में हम आज मुख्य तौर से बात करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कुछ और छोटे छोटे से कमांड्स होते हैं, जैसे कि आपकी एक वर्किंग डायरेक्टरी होती है। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, कि एक आपके कंप्यूटर में एक ऐसी डायरेक्टरी होगी जहां पर आपकी फाइल्स पहले से होंगी। अर्थात जैसे कि किसी ने अगर आपको CSV फाइल या TXT फाइल अर्थात कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल या टेक्स्ट की फाइल का डेटा आपको भेज दिया, तो आपको उसको किसी एक अपने कंप्यूटर की डायरेक्टरी में स्टोर करना पड़ेगा और आपका जो भी आउटकम आएगा आपको उसको वहीं पर ही उसी डायरेक्टरी में स्टोर करना चाहेंगे, या आप उसको कहीं और डायरेक्टरी में स्टोर करना चाहते हैं। तो अपने कंप्यूटर में जो आपकी डायरेक्टरी है, जिसको हम एक आम तौर पे कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, उसको हम आर में कैसे रीड करें। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप आर को आरंभ करते हो तो आर की अपनी एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी बन जाती है और वो डायरेक्टरी जब हम आर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तब बनती है और हम जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हमारा उसी डायरेक्टरी के अंदर सेव होता रहता है। जैसे कि हम जब अपना आर सॉफ्टवेयर से क्विट करते हैं तो हमसे पूछता है क्या आप इस आर सेशन को सेव करना चाहते हो, या आपने अगर वहाँ पे कोई फ़ाइल अगर टाइप करी है वो आपसे पूछता है कि आप इस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो आप उसको अगर सिंपल दबा देते हो सेव, तो जो आर की डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है वो वहाँ पर सेव हो जाता है। लेकिन अब आपका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप आर की डायरेक्टरी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, बल्कि आप एक अपनी ओर से डायरेक्टरी को बताना चाहते हो कि आर
प्लीज़ आप इस डायरेक्टरी में जाइए और वहाँ से सारे काम करने की कोशिश करिए। तो इस डायरेक्टरी को कैसे चेंज किया जाए, इसके बारे में हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो आपका आउटकम आ गया, आप उस आउटकम को कैसे सेव करोगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए इन बिंदुओं को लेकर के हम अपने आज के लेक्चर को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगी। ये स्लाइड्स मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी हैं और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारे होम पेज का एड्रेस है वह यह है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब क्या होता है? स्वयं प्रभा। और अगर आपको यहाँ से भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप ये जो QR कोड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्कैन कर लीजिए अपने फ़ोन में कोई भी फ्रीली डाउनलोडेबल ऐप की सहायता से, और ये आपको डायरेक्ट इस वेब एड्रेस पर ले आएगा और यहाँ पर आने के बाद में आप अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र में आप सर्च में जा कर के कोई भी सर्च इंजन पे आप हमारा नाम टाइप करिए, हमारे संस्थान का नाम टाइप करिए, आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा। और उस होम पेज में जाकर के आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा स्वयं प्रभा। तो आप उस लिंक के अंदर जा कर के आप देखोगे तो आपको इस लेक्चर की सारी फाइल्स PDF फॉर्मेट में अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम दो बातों की बात करते हैं। जब हम R में कार्य करना शुरू करते हैं तो हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को कैसे सेट करेंगे, या अगर कोई पहले से डायरेक्टरी दी हुई है तो उसको हम बदल करके अपनी डायरेक्टरी को कैसे लाएंगे। ओके, और उसके अलावा अगर आपको नहीं पता है कि आप किस डायरेक्टरी में हो तो आपको अगर उस डायरेक्टरी के बारे में देखना है तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो जैसे देखिए, कोई भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए हमारा कमांड होता है setwd। इसका मतलब होता है सेट वर्किंग डायरेक्टरी, और उसके बाद आप उसको ब्रैकेट में करके डबल कोट्स में आप उस डायरेक्टरी की जो आपके कंप्यूटर पर लोकेशन है आप वहाँ से दे सकते हैं। राइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा कि इस कंप्यूटर पर मैंने एक C ड्राइव पर एक फ़ोल्डर बना दिया है जिसका नाम है R कोर्स, और उसके अंदर मैंने जो इस लेक्चर में हम अपनी फाइल्स को यूज़ करने वाले हैं उनको मैंने वहाँ पे पहले से कॉपी कर दिया है। ओके, तो हम उन फाइल्स को वहाँ से रीड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको C डायरेक्टरी में अगर आपको इस R कोर्स के फ़ोल्डर को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारा कमांड होता है, हम इसको ऐसे लिखते हैं C:\/ और जो भी यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम है, ओके, बैकस्लैश, और इसी डायरेक्टरी को हम डबल कोट्स के अंदर करके लिख देंगे। अब यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जैसे कि ये जो मैंने लिखा हुआ ये हमारा विंडोज़ का कंप्यूटर है, वहाँ पर ये कमांड होता है। अगर आप यूनिक्स, लाइनेक्स या मैकिन्टॉश में अगर काम कर रहे हैं, अगर आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के अलावा कुछ और है, तो आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी का रास्ता अर्थात डायरेक्टरी का पाथ और डायरेक्टरी को कैसे रीड करते हैं उसका कमांड आपको देना पड़ेगा। कहीं पर हम बैकस्लैश यूज़ करते हैं, कहीं पे हम फ्रंट स्लैश यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। राइट, ऐसे कि विंडोज़ के अंदर अगर आपको बैकस्लैश यूज़ करना है तो आपको एक ही बार करना है, लेकिन अगर फ्रंट करना है तो आपको 2 बार करना है, जैसे मैंने देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका मैंने आपको देखिए यहाँ पे आउटकम भी दिया हुआ है। ओके, और जब आपने अपना R कंसोल पर काम करना शुरू कर दिया और अगर आपको ये पता करना है कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो उसके लिए हमारा कमांड होता है getwd, अर्थात गेट वर्किंग डायरेक्टरी, और ये आपको इसी कमांड को बता देगा। राइट, अब हम देखिए आपको पहले आगे बढ़ने के पहले इस ऑपरेशन को करके दिखा दें और हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को सेट कर लेते हैं। राइट, तो देखिए सबसे पहले हम अपने R कंसोल पे आए और मैंने देखिए आपको कहा getwd। तो इस कंप्यूटर पे जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ इसकी देखिए वर्किंग डायरेक्टरी कुछ ऐसी है, C:\users\shobha\document। तो हम यहाँ पे जो भी काम करने की कोशिश करेंगे वो मुझको इसी वर्किंग डायरेक्टरी में हमारा स्टोर होता रहेगा। लेकिन अब हम इसको बदलना चाहते हैं। बदलने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, हम एक अपनी यहाँ पे देखिए C डायरेक्टरी पे आए हम, और C डायरेक्टरी में देखिए मैंने जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए इसको मैं
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ये देखिए मैंने एक ही डायरेक्टरी जहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये मैंने डायरेक्टरी बना दी है, इसका नाम है आर कोर्स। और अब हम जब इस आर कोर्स को हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए ये वाली कुछ फाइल्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अगर आपको यहाँ से भी कोई दिक्कत आती है कि आप इस पाथ को कैसे लिखेंगे, आप जैसे एटलीस्ट विंडो में आप अगर ऊपर उसके टैब में आ जाएंगे तो देखिए जहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है, बार बार मैं इसको कर्सर से कर रहा हूँ, ये देखिए यही पता है C:\r कोर्स। तो अगर हम इसको यहाँ से भी कॉपी कर लेंगे, जैसे हम यहाँ से देखिए कॉपी करेंगे अगर हम यहाँ से, तो इसको भी अगर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा। ओके, एनीवे हम इस कमांड को यहाँ से कॉपी करते हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कि देखिए आपकी वर्किंग डायरेक्टरी सेट हो गई यहाँ पे। अब अगर करेंगे गेट WD और उसको पैरेंथेसिस लिखेंगे तो देखिए आपको क्या मिल गया, C:\r कोर्स। अर्थात आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है अब आपकी ये C ड्राइव पर R कोर्स हो चुकी है। अब इसके बाद जब तक कि आप इसको नहीं बदलेंगे या आप अपने R सॉफ्टवेयर से क्विट नहीं करेंगे, तब तक कि ये आपकी डायरेक्टरी वर्किंग डायरेक्टरी यहीं पर ही सेट रहेगी और आप अपना जो भी कार्य करेंगे, जो भी सेव करेंगे, जहाँ से आप फाइल आपको रीड करनी है, उस फाइल को आपको इसी डायरेक्टरी में ही कॉपी करना पड़ेगा। और उसके बाद आप उसका जो आउटकम अगर सेव करेंगे, उसको भी आपका जो आउटकम है वो आपका इसी डायरेक्टरी में ही सेव होगा। राइट, चलिए अब हम अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये पता है कि जब भी आप कभी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं और पर्टिकुलरली जो हमारे आर की तरह के सॉफ्टवेयर हैं, उसमें जहां आपको डिफरेंट तरह के मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस करने होते हैं, वहां पर अगर आपका डेटा बाहर से आ रहा है तो वो एक अलग अलग फॉर्मेट का हो सकता है। ओके, और सपोज कि हम उस डेटा को अपने कंप्यूटर पर इंपोर्ट करना चाहते हैं। इंपोर्ट करने का क्या मतलब होता है, हम उस सोर्स से हम उसको आर के फॉर्मेट में चेंज करके आर में रीड करना चाहते हैं, आर में पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे पास आर में बहुत सारी फाइल्स को पढ़ने के ऑप्शंस हैं। जैसे हमारे पास कोई अगर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की फ़ाइल है, अर्थात जहाँ पे हमारी वैल्यूज़ कॉमा से सेपरेट कर दी जाती हैं, तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने लिखा है 10, 20, 30, तो उसको जो हमारा सॉफ्टवेयर सबसे पहले पढ़ेगा 10 और उसके बाद जहाँ पे देखा गया कि कॉमा आ गया है वहाँ पर अपना नाम जो भी अगला हमारा नंबर उसको चेंज कर देगा और उसके लिए अगली वैल्यू 20 हो जाएगी। फिर हम उसको कॉमा से कर देंगे तो कॉमा के बाद आ जाएगा कि यहाँ पे एक वैल्यू का सेपरेशन हो रहा है और हम अगली वैल्यू को कर देंगे 30। उसी तरीके से हमारी एक टेक्स्ट फाइल भी होती हैं और टेक्स्ट फाइल को के अंदर हम यूजुअली इसको हम टेबल फॉर्मेट में डेटा देते हैं। टेबल फॉर्मेट में डेटा कैसे देते हैं इसके बारे में हम जब इसकी बात करेंगे तब हम आपको समझाएंगे। उसके बाद में बहुत सारी स्प्रेडशीट का भी डेटा होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपने कोई स्प्रेडशीट तैयार करी है तो उसकी फ़ाइल को कैसे रीड किया जाए। आपको पता होगा कि अगर कोई फ़ाइल MS एक्सेल में तैयार होती है तो उसका जो एक्सटेंशन होता है .xls .sl .xls होता है, राइट। या हमारी कोई एक टेबुलर डेटा है जो हमारा HTML फाइल में है, अर्थात कि अगर वो हमारा कहीं इंटरनेट की साइट पर अवेलेबल है वहाँ से हम उसको कैसे रीड करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कई तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे SPSS है, मिनीटैब है, या आपके स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके अंदर भी एक स्प्रेडशीट होती है जहाँ पर आप सारे अपने कंप्यूटेशन करते हैं, तो वहाँ के डेटा को अगर आप R में पढ़ना चाहें तो आप उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ख़ास बात है। एक ख़ास बात क्या है कि आप R में जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर जो अवेलेबल फाइल है आप उसको तो रीड कर ही सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई डेटा की फ़ाइल कोई भी वेबसाइट के ऊपर अगर है, अब वहाँ से भी आप उसको रीड कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण के लिए मैंने एक छोटी सी फाइल है, उसको मैंने अपने होम साइट पर, अपने होम पेज पर मैंने अपलोड कर दिया है आपको दिखाने के लिए। तो देखिए ये हमारा होम एड्रेस है home.itk.ac.in/SHALAB और उसके अंदर मैंने एक डायरेक्टरी बना दी है R कोर्स और उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल रख दी है, इसका नाम है म्यूनिक डेटा MUNICHDATA.ASE। ये डेटा जो हमारा है ये म्यूनिक सिटी में कुछ घरों के जो हाउस रेंट होते हैं उसके बारे में है। तो एनीवे
इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मैं आपको खाली फाइल दिखाना चाहता हूँ कि आप उसको कैसे रीड करेंगे। ओके, और मैं आपको खाली ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई फाइल आपके कंप्यूटर पे तो भी आप उसको रीड कर सकते हैं, और अगर कोई फाइल अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि इंटरनेट की साइट पर है उसको भी आप रीड कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस तरह की फ़ाइल को, ये जो फाइल हमारी है ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, इसमें डेटा हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। तो इस तरह की फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है रीड डॉट टेबल। रीड डॉट टेबल के अभी आप परेशान मत होइए, मैं जब अभी आगे आऊँगा तो आपको रीड डॉट टेबल कमांड के बारे में और विस्तार से बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपको खाली उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ओके, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे रीड डॉट टेबल और पैरेंथेसिस में लिख देंगे फाइल इक्वल टू, और जहाँ पर भी हमारा एड्रेस है उसको हम डबल कोट्स में लिख देंगे। देखिए ये जो मेरा एड्रेस था इसको मैंने देखिए यहाँ पर डबल कोट्स में लिख दिया है। ये देखिए यही एड्रेस तो है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद में अगर उस फाइल में हेडर होता है कि नहीं होता है उसको हम ट्रू फॉल्स कर देते हैं। इसके भी बारे में आप अभी परेशान मत होइए, हम आपको जब अभी आगे बढ़ेंगे तो हम आपको हेडर का ट्रू फॉल्स के बारे में भी बताएंगे। अभी मैं आपको खाली ये दिखाना चाहता हूँ कि ये फाइल हमारे पास कैसे आएगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इस फाइल को मैं दिखाता हूँ कि ये इंटरनेट की साइट पर है कि नहीं है। तो देखिए ये मैंने ब्राउज़र खोला और यहाँ पर मैंने इस एड्रेस को टाइप कर दिया। तो देखिए ये फाइल खुल गई आपके सामने, राइट। अब देख सकते हैं इसमें बहुत सारा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं, राइट। तो एटलीस्ट नाउ यू आर अब आपको पता चल गया कि ये हमारी जो फाइल है ये हमारे इस साइट पर अवेलेबल है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस फाइल को जो मैंने सेव किया है अपने आर कंप्यूटर पर, आर कंसोल पर, मैं उसमें टाइप करके देखता हूँ कि क्या ये फाइल हमारे कंप्यूटर पे है। देखिए इसका फाइल का नाम मैंने दिया है डेटा म्यूनिक। देखिए मैंने एंटर किया तो ये कह रहा है कि डेटा म्यूनिक नॉट फाउंड, अर्थात ये फाइल अभी हमारे कंप्यूटर पे नहीं है। अब हम इसी एड्रेस को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और इस कमांड को आर कंसोल पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये मैंने लिखा और मैंने एंटर कर दिया। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय लगता है क्योंकि आर बाहर जाता है और इंटरनेट पे जा कर के इस साइट को रीड करता है। अब अगर यहाँ पे इस फाइल का नाम टाइप करेंगे को देखिए ये आपको फाइल यहाँ पर मिल जाती है। बहुत बड़ी सी फाइल है ये आपकी, राइट। तो ये देखिए आपको, राइट, ये आपका पूरा डेटा देखिए जो आपने वहाँ पर किया था, ये देखिए आपके पास आ गया, राइट। यही तो है। अब जब आपने फाइल रीड कर ली है, अब इसमें से किसी वेरिएबल को कैसे कॉल करना है, उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे करने हैं, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में बात करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर ली है और अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की फ़ाइल है तो उसको हम कैसे रीड करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में क्या होता है कि आपने जो भी आपकी फ़ाइल होती है उसके अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग तरीके की, ये हमारी कॉमा से सेपरेट कर दी जाती हैं। ओके, और इस तरह की फ़ाइल का जो हम एक्सटेंशन देते हैं वो होता है .csv। आपको पता है ना कि कैसे कि जो भी हमारी फाइल्स होती हैं उसके हमारे उसके जो नाम होते हैं उसके हमारे दो हिस्से होते हैं। एक होता है फाइल का नाम और एक होता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन को देख करके हमको ये पता चल जाता है कि ये फ़ाइल हमारे किस प्रकार की फ़ाइल है। जैसे कि अगर कोई एक्सटेंशन हमारा है txt तो इसका मतलब है कि ये हमारी टेक्स्ट फाइल है। किसी का एक्सटेंशन हमारा है csv तो इसका मतलब है कि ये हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है। कोई हमारी फाइल है जैसे कि XLS या XLSX तो इसका मतलब है कि ये फाइल हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर में तैयार करी गई है। उसी तरीके से हमारा कोई अगर फाइल है HTML तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी HTML टाइप की फ़ाइल है। और इसके साथ में हम इसको नाम दे सकते हैं, से ABC XYZ से 1 2 3, आप इसका नाम हो गया, राइट। तो अगर हम कहते हैं xyz.csv इसका मतलब है फाइल का नाम है xyz और उसका जो एक्सटेंशन है csv है, अर्थात ये हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है। ओके, तो अब देखिए, और ये जो आपकी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है आप इसको किसी स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर में भी खोल सकते हैं और आप इसको सिंपली कोई भी जो आपका इसका सुटेबल एडिटर है वहाँ भी आप खोल सकते हैं। ओके, तो CSV फाइल को रीड करने का हमारे पास कमांड होता है
read.csv, read.csv, और पैरेंथेसिस में हम डबल कोट्स में जो भी हमारा फाइल का नाम है हम उसको एक्सटेंशन सहित यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि फाइल का नाम हमारा अगर है abc.csv तो हम इसको यहाँ पे फाइल नेम की जगह .csv की जगह कर देंगे abc.csv। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा एक अपनी फाइल तैयार करी है और उसका उदाहरण लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने अपने आर कोर्स में एक फ़ाइल मैंने पहले से कॉपी कर दी है, उसका नाम है example1.csv। तो अगर इस फाइल को मुझे अगर रीड करना है तो मैं कमांड यूज़ करूँगा read.csv और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में लिख दूंगा फाइल का नाम। और ये जो भी हमारा फाइल का जब हमारी इंपोर्ट होकर के आर के अंदर आ जाएगी तो उसको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पे DATA। अब जब आप आर कंसोल के अंदर नाम दे रहे हैं तो उसमें से आपको एक्सटेंशन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब वो आर के फॉर्मेट में आ गया है और वो आपका एक सॉर्ट ऑफ आर ऑब्जेक्ट बन गया है और जिसके अंदर आपको उसका एक्सटेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। ये कहानी कुछ उसी तरीके की है जैसे कि किसी का नाम होता है राम सिंह और किसी का नाम होता है मोहन पांडे। तो जब कोई हम ऑफिस में जाते हैं तो वो मुझको मोहन पांडे के नाम से कॉल करेगा, लेकिन जब वो अपने घर के अंदर रहता है तो घर के अंदर उसके माता पिता कभी उसको मोहन पांडे की तरह कॉल नहीं करते हैं, बस उसको खाली मोहन की तरह कॉल करते हैं और वो समझ जाता है। उसी तरीके से हम जब इस फाइल को अपने आर के अंदर ले आते हैं तो ये फाइल हमारी अब आर के घर के अंदर आ गई है और वहाँ पर इसको एक्सटेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट, तो अब हम देखिए पहले आपको हम ये फाइल यहाँ पे दिखा देते हैं और ये फाइल देखिए कुछ ऐसी है जैसा आपको स्क्रीन पे ये आपको स्क्रीनशॉट देखिए दिखाई पड़ रहा है, कुछ ऐसी फाइल है ये। तो अब आप यहाँ पर देखिए एक हमारी फाइल है, देखिए ये example1। ये देखिए कौन सी फाइल है आपकी, ये देखिए ये जो मैं हिला रहा हूँ, देखिए आप इस पर ध्यान कीजिए, इस वाली फाइल पे देखिए इसका क्या नाम है, आप example1.csv। ओके, अब इसको इस फाइल को अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये हमारे एक्सेल में खुल जाएगी। अब इसमें से आप अगर ध्यान दीजिए मैंने इसमें देखिए किया क्या, ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। देखिए यहाँ पे ये 3 हमारे कॉलम हैं A, B और C और इसके अंदर मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज इंटर करी हुई हैं, जैसे देखिए ये। और आपको खाली समझने के लिए कि आपको इसको इन वैल्यूज़ को समझने में कोई दिक्कत ना हो, मैंने पहले कॉलम पर वैल्यू ले ली है 1 2 3 4 5, दूसरे कॉलम पे 10 20 30 40 50 और थर्ड कॉलम पे 100 200 300 400 500। तो जो इसकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये आपको कॉलम के बारे में बता देंगे। अगर इसमें 3 डिजिट्स हैं तो ये थर्ड कॉलम का है, 2 है तो ये हमारा सेकंड कॉलम का है और अगर सिंगल डिजिट्स है तो ये हमारे पहले कॉलम की है। ओके, और आप अगर ध्यान देंगे देखिए ये जो मेरा आपकी फाइल आ रही है यहाँ पर, इसको जरा से मैं राइट, तो यही फाइल तो देखिए यहाँ पर भी दी हुई है, आपको स्क्रीनशॉट इसका देखिए, ये मैं हिला भी रहा हूँ, देखिए ये राइट। तो अब आपको के देखिए पता चल गया कि ये फाइल यहाँ पर है। तो अब हम इस फाइल को देखिए सबसे पहले हम जरा अपने आर कंसोल में हम इसको कॉल करते हैं। अब देखिए ये मैंने कॉल किया, अब जो इसकी डेटा की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये आ गई x1 2 3 x1 x10 x100, उसके बाद 2 3 4 5 20 30 40 50 एंड सो ऑन। अब इस स्ट्रक्चर को आप अगर देखने की कोशिश करिए तो अगर आप अपनी एक्सेल की फाइल भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। चलिए हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ तो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 और कॉलम का नाम क्या दिया हुआ है, A B C। लेकिन जब आप इसको आप अपने आर कंसोल में देखते हैं तो ये 1 2 3 4 5 की जगह ये 2 3 4 5 हो गई और ऊपर जो आपका यहाँ पे A B से था वहाँ पे आपका x1 x10 x100 हो गया। अब इस तरह के कुछ हमारे इश्यूज़ आएंगे, तो ये इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं और इनको हम इनका समाधान कैसे करेंगे और इस फाइल को रीड करने में मैंने क्या कोई मिस्टेक करी है, उसके बारे में अब हम धीमे धीमे बात करने की कोशिश करते हैं। राइट, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये दोनों स्क्रीनशॉट आपको एक साथ मैंने लिख दिए हैं जिससे कि आप दोनों को कंपेयर कर सकें। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या है, कॉलम नेम्स क्या है A B C, और लेकिन जो आपके कॉलम नेम्स तो देखिए ये x1 x10 x100 हो गए।
और जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर आर कंसोल में, देखिए कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है, राइट। अब इश्यूज इसमें बहुत सारे आते हैं और उसके अलावा आप अगर देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ थी 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज़ हो गई 2 3 4 5, यहाँ पर वैल्यूज़ थी 10 20 30 40 50 और यहाँ पे वैल्यूज़ हो गई 20 30 40 50। इसने जो पहली रो है इसको इसने कुछ यहाँ पे कुछ इसमें उल्टा पुल्टा कर दिया है, गलत कर दिया है। यहाँ पे हमको इसमें समस्या आ रही है। अब ये समस्या क्यों आ रही है ज़रा से समझने की कोशिश करिए। पहले कर आप ज़रा सा इस रो आर कंसोल का जो कि आउटकम की पहली रो है और जो आपके MS एक्सेल की पहली रो है, ज़रा उसको देखने की कोशिश करिए। और या इस रो की जगह आप इसका जो कॉलम का नाम वाला है आप इसको देखने की कोशिश करिए। ये आपको कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको आर ने अपने हिसाब से हर एक कॉलम को नाम दे दिया है? पहले कॉलम का नाम उसने कर दिया है X1, दूसरे कॉलम का नाम उसने कर दिया है X10 और थर्ड कॉलम का नाम उसने कर दिया है X100। और ये कॉलम के नाम आपके यहाँ पे क्या थे? ये आपके थे A, B और C। तो ये A, B, C कॉलम को उसने यहाँ पे ऐसे नाम के दिया है और उसने देखिए जो नाम भी दिए हैं तो उसने एक ही नाम लिया X और उसने उस कॉलम की जो पहली संख्या थी उसको उसने वहाँ पे अटैच कर दिया। जैसे कि अगर हम इस MS एक्सेल की बात अगर हम करते हैं तो इसने वो 1 के आगे लिख दिया X, 10 के आगे लिख दिया X और 100 के आगे लिख दिया X, राइट। तो अब ये क्यों हो रहा है? अब हमको पहले ये समझना है और जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे क्या मिस्टेक हो रही है तो हम उसका समाधान भी कर लेंगे। अब देखिए ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर इसने इस पहली रो को एज ए हेडर ट्रीट कर लिया है। हेडर क्या चीज़ होती है? आप अगर फाइल लिखते हैं तो उसमें से जो पहली रो होती है वहाँ पर आप अपने कॉलम के बारे में लिखते हैं। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे इस पहले कॉलम में हमारा नाम है, दूसरे कॉलम में हमारे हाइट है, थर्ड कॉलम में हमारा एज है एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेडर, राइट। तो ऐसा नहीं आपको यहाँ पे देख के लग रहा है आर कंसोल में कि उसने पहली रो को एज ए हेडर मान लिया है और उसने ये खुद ही से मान लिया कि जो पहली रो है वो तो हेडर होती है हर जगह, तो यहाँ भी हमारी हेडर होगी, राइट। इसलिए अब हमको अपनी मिस्टेक समझ में आ गई कि जो भी हमारी फाइल मैंने दी है वहाँ पे जो पहली रो है उसको हमारा आर एज ए हेडर ट्रीट कर रहा है, उसको हेडर अपने आप से मान लेता है, आपने उसको कहा भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर इस समस्या का आपको समाधान अगर है तो आप जब भी अपना डेटा देते हैं तो उसके आपके फॉर्मेट पे ध्यान देना है कि वो डेटा जो आपके पास बाहर से आया है उसका क्या फॉर्मेट है और आर की क्या आवश्यकता है, आर के क्या नियम है और आर उसको कैसे रीड करने वाला है। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी CSV फाइल में अगर हम हेडर नहीं देते हैं तो उसकी जो पहली रो को हमारा आर अपने आप से हेडर मान लेता है। इसका मतलब है कि अब हम जब भी फाइल को रीड करते हैं तो हमको इसको आर को बताना पड़ेगा कि इस फाइल में हेडर है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है हरदम कि हर एक फाइल में हेडर होता ही है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस फाइल में जो पहली रो है उसको आर एज ए हेडर इस्तेमाल करेगा और कहाँ पे उसको हेडर की जगह वो पहली वैल्यू से ही अपने डेटा को रीड करने की कोशिश करेगा। उसके लिए हमारे पास इसी कमांड में read.csv में एक कमांड होता है हेडर, HEADER, और ये हमारा एक लॉजिकल वेरिएबल होता है। तो जब हमको हेडर चाहिए तो हम कर देंगे ट्रू और जब हेडर नहीं चाहिए तो हम कर देंगे फॉल्स। तो जैसे ये जो फाइल मैंने अभी पढ़ी है इसके अंदर तो हेडर है नहीं, तो यहाँ पर इसने हेडर को हमने इसको फॉल्स कर दिया, राइट। अब हम रीड करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। हम अब अपने उसी पहले वाले कमांड में यहाँ पे ऐड कर देते हैं हेडर इज इक्वल टू फॉल्स। अब आप देखिए तो इसने आपको ये पूरा जो 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यूज़, 10 से 20, 30, 40, 50 और 100 से 500 तक की वैल्यूज़ को पूरा पढ़ लिया। ओके, अब आप अगर ध्यान देंगे जो आपका ओरिजिनल फाइल में डेटा था यहाँ पर और ये जो फाइल में डेटा आया है ये दोनों एक से हो गए। लेकिन यहाँ भी देखिए एक आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा कि आर ने यहाँ पे जो पहली रो में उसने कुछ लिख दिया है V1, V2, V3। इसका मतलब क्या है कि आर ने अपने हिसाब से आपके कॉलम को नाम दे दिया है और उसने पहले कॉलम का नाम दे दिया है V1, दूसरे का V2 और तीसरे कॉलम का नाम दे दिया V3। ओके, अब लेकिन जो उसने आपने वैल्यूज़ दी थी उसको उसने सही तरीके से
समझ लिया है, पढ़ लिया है। तो अब हमारे पास अगला सवाल आता है कि अगर मुझे हेडर को अपने हिसाब से करना है तो हम कैसे करेंगे। लेकिन उसके पहले ज़रा सा हम इसको आर कंसोल में देखने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या होता है। अब मैंने उसी कमांड से डेटा को रिप्लेस कर दी। अब आप देखोगे, अब ये आपको 1 से लेकर के जो सारी वैल्यू स्टार्ट हो रही थी 1, 10, 100 से, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये जो आपने हेडर इक्वल टू फॉल्स पहले नहीं दिया था, तो आपको देखिए ये ऐसा आउटकम दे रहा था। और इसी कमांड में आप अगर यहाँ पे कर दोगे ना हेडर इक्वल टू ट्रू, तो ट्रू आपका क्या होता है, ट्रू आपका डिफ़ॉल्ट होता है। तो आप अगर देखोगे तो देखिए आपको पहले जैसा आउटकम मिल गया। तो यहाँ पर आपने हेडर के बारे में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन उसको आर अपने आप से डिफ़ॉल्ट मान लेता है, राइट। और इसी में आप अगर देखिए, आप अगर कर देंगे हेडर इक्वल टू फॉल्स, तो देखिए ये आपको फिर से उसमें से हेडर को इग्नोर कर देगा और वो 1, 10 और स्कॉच से पहले दूसरे और थर्ड कॉलम को रीड करना शुरू कर देगा। ओके, तो अब हम अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं और देखिए अब ये हमारा स्क्रीनशॉट है। देखिए जो आपने अभी यहाँ पे किया है यही तो आपने किया, और इसको आप कंपेयर करिए। ये आपका था एक्चुअल डेटा, जो आपका ओरिजिनल डेटा तो यही था, और जब इसको आर ने पढ़ने की कोशिश करी है तो देखिए ये जो ओरिजिनल डेटा को उसने ऐसे ही पढ़ लिया है। हाँ, आप ये जरूर ध्यान देंगे कि आर हेडर के बारे में तो रीड कर रहा है, लेकिन वो रो के बारे में कुछ वो बात नहीं करता है वो। जैसे कि अगर हम आपको देखिए, हम इसको लाल रंग में हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर आप इसको यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करिए, देखिए आपकी रो की क्या वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ भी देखिए रो की क्या वैल्यूज़ आ गई हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो जो रो के नाम होते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है, वो उसको आर एज सच समझ जाता है। समस्या खाली है कॉलम के नाम पर। ओके, तो अब हमारे सामने बात ये आती है कि अगर मुझको जो आर ने अपने तरीके से कॉलम को नाम दे दिया है, उसको अगर चेंज करना है तो कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है नेम्स, जो आपने पहले भी इस्तेमाल किया है, और आप इसमें से कर दिए नेम और अपने पैरेंथेसिस में कर दिए जो भी आपका जिस नाम से आपने डेटा को स्टोर कर दिया है, और उसके बाद आप उसमें एक सी ऑपरेटर को यूज़ करते हुए पैरेंथेसिस में आप जो नाम कॉलम्स को आप देना चाहते हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में डबल कोट्स में लिख दीजिए। कैसे कि जो हम पहले स्थान पे लिखेंगे ये हमारे कॉलम 1 का नाम होगा, दूसरे स्थान पे जो हम लिखेंगे वो हमारा कॉलम 2 का नाम होगा, और जो हम थर्ड प्लेस पे लिखेंगे वो हमारा कॉलम 3 का नाम होगा। और ये हमारे चूंकि नाम एक स्ट्रिंग होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, तो इनको हम डबल कोट्स के अंदर दे देंगे, राइट। तो देखिए अब जब आपने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इस कॉलम के देखिए नाम जो आपने दिए थे वो बदल गए। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 हो गया, और इसके अंदर जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एंटर करी थी, जो अपना डेटा एंटर किया था, वो आपका सेम रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और देखिए यही इसका स्क्रीनशॉट है, राइट। जब आपने पहले यहाँ पे आपका डेटा में क्या नाम था V1, V2, V3, और जब आपने अपना नेम्स कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया और आपने V1 का नाम कर दिया कॉलम 1, V2 का नाम कर दिया कॉलम 2, और V3 का नाम आपने कर दिया कॉलम 3, तो देखिए नए डेटा सेट में उसी डेटा में ये नाम बदल गए, और पहला, दूसरा और तीसरे कॉलम का नाम आपने जो भी दिया था वो अपने आप से आ गए। ओके, अब हम जरा सा इसको आर कंसोल में भी करके देख लेते हैं। तो अब आप चलिए पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लूँ। अब देखिए ये आपका पहले वाला था जहाँ पर आपके कॉलम के नाम क्या आ रहे हैं V1, V2, V3, अब आपने उनका नाम बदल दिया, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 हो गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा के अंदर आप उसका नाम बदल सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको उदाहरण की तरह अगर हम दिखाना चाहें, यहाँ पे हम शहरों का नाम कर दें, से कानपुर, उसके बाद हम कर दें मान लीजिए यहाँ पे से लखनऊ, और उसके आगे हम कर दें यहाँ पे से दिल्ली, को देखिए क्या हो जाएगा। अब डेटा के अंदर आपके जो नाम उसी ऑर्डर में आ गए, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप इस डेटा वेक्टर में आप जिस ऑर्डर में आप नाम लिखोगे वही उसी ऑर्डर में हमारे कॉलम के नाम आ जाएंगे। जो आपने पहली जगह पे लिखा हुआ है वो पहले कॉलम का नाम, दूसरी प्लेस पे जो आपने लिखा है वो दूसरे कॉलम का नाम, और तीसरी प्लेस पे जो आपने लिखा हुआ है वो आपका थर्ड कॉलम का नाम हो जाएगा, राइट।
अब उसके अलावा अब हम एक और एस्पेक्ट की बात करते हैं। हम इस एस्पेक्ट की बात करते हैं कि जब भी हम कभी फाइल को हम रीड करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारे पास सीएसवी फाइल में एक तो होता है कि हमारा जो सेपरेटर है कॉमा होता है। कॉमा के अलावा भी लोग अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के सेपरेटर यूज़ करते हैं। अर्थात आपको जैसे पढ़ा आपने आपके कंप्यूटर में एक की होती है टैब, आप अगर ध्यान दोगे तो कुछ लोग ने पहली वैल्यू को यहाँ पे लिखा और इसके बाद में यहाँ पे टैब की दबा दी और फिर यहाँ पे दूसरी वैल्यू को लिखा, फिर उन्होंने तीसरी वैल्यू को लिखा और हर एक वैल्यू को उन्होंने टैब दबा करके सेपरेट कर दिया। तो टैब दबाने से क्या होता है कि हमारा जो कर्सर है एक साथ कई जगह पर वो जम कर जाता है। तो अगर किसी इंसान ने अगर कहीं से आपके पास डेटा फाइल आती है जिसके अंदर उसने टैब का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को सेपरेट किया है, या कोई आदमी कोलन भी लगा सकता है 2:3:4:5, या कोई इंसान हमारा सेमी कोलन भी लगा सकता है 2:3:4:5। तो इस तरह के अगर हमारे पास डिलिमिटर होते हैं, या इसके अलावा एक और हो सकता है कि आदमी कि वो जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर ने खाली वैल्यूज़ को खाली स्पेस से सेपरेट कर दिया, 2 ब्लैंक स्पेस 3 ब्लैंक स्पेस 4 ब्लैंक स्पेस 5 करके भी कर दिया है। तो ये हमारे कोलन, सेमी कोलन, स्पेस, टैब एट्सेट्रा इत्यादि हमारे भिन्न भिन्न तरीके के सेपरेटर होते हैं जो सीएसवी फाइल में इस्तेमाल होते हैं। अब आपके पास अगर कोई सीएसवी फाइल आ रही है जिसके अंदर उसने कोई सेपरेटर ऐसा इस्तेमाल किया है और आप अपनी फाइल को उसी आर फॉर्मेट में रीड करना चाहते हो, तो आपको उस सेपरेटर की वैल्यू को आर को बताना पड़ेगा। तो उसका हमारा कमांड बहुत ही सिंपल है। जो भी हमारा कमांड है read.csv datafile.csv को आप डबल कोट्स में लिखेंगे, उसके बाद एक कमांड आप लिख दिए सेप, ये आपका डिलिमिटर का काम करेगा। और सेप को कर दीजिए आप डबल कोट्स में, आपको जो भी आपने कमांड दिया है, जो भी उसका सेपरेटर है उसके बारे में लिख दिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपकी फाइल में टैब है, उसका सेपरेटर टैब है, तो आप यहाँ पे लिख दिए \t और इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दीजिए। और ऐसे ही अगर आपने ब्लैंक स्पेस से अगर आपने वैल्यूज़ को डिलिमिट की अलग अलग किया हुआ है, तो आप डबल कोट्स में यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस लिख दीजिए। और अगर एक से ज़्यादा ब्लैंक स्पेस है या कुछ और भी सिंबल है, तो आपको यहाँ पे उसको डबल कोट्स के अंदर ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अब आपको देखिए ये समझ में आ गया कि टेबल की जो .csv फाइल होती हैं उसमें से अगर उस फाइल में हेडर है तो हम कैसे रीड करेंगे, हेडर नहीं है तो उसको कैसे रीड करेंगे, और उसके साथ में उसका सेपरेटर हमारा कुछ भी हो सकता है, हम अपनी फाइल को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको .csv फाइल को समझना आ गया है। अब हम एक अलग तरीके की फाइल होती हैं जिनको हम बोलते हैं टेबुलर डेटा फाइल्स, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसा आपको इसका नाम देकर के लग रहा है टेबुलर डेटा। टेबुलर डेटा क्या होता है कि जिस तरीके से अगर हम मान लीजिए कि हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनके मैनिफेस्ट केमिस्ट्री मैथ्स के नंबर हैं, उनको मुझे लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे नाम लिख देंगे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, पहले कॉलम पर मिस्टर जेड, और यहाँ पे हम उनके मैथ्स के नंबर लिख देंगे, मैथ्स, फिजिक्स से केमिस्ट्री, यहाँ पे कर देंगे 10, 15, 20, राइट, 8, 9, 17, 13, 15, 18 एंड सो ऑन। तो इसके में आप ज़रा सा आप इसका स्ट्रक्चर पहले समझने की कोशिश करिए, उसके बाद में आपको ये वाला जो टेबुलर फाइल को रीड करने के लिए आपको बहुत सहायता मिल जाएगी। ये जो हमारा टेबुलर डेटा देखिए कैसा होता है, जो एक कोई हमारा पर्टिकुलर इंसान है उसका पूरा डेटा हमारी रो में होता है। जैसे कि अगर हम कहें जो हमारी पहली रो है, फर्स्ट रो है, इसके अंदर क्या है, मिस्टर एक्स के बारे में पूरा डेटा है कि उनके मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 10, 15 और 20 क्रमशः नंबर आए हैं। उसी तरीके से जो हमारी दूसरी रो है, दूसरी रो में आपका मिस्टर वाई का डेटा दिया हुआ है कि उनके मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 8, 9 और 17 क्रमशः नंबर आए हुए हैं। और उसी तरीके से जो हमारी थर्ड रो है, थर्ड रो में हमारा मिस्टर जेड का डेटा दिया हुआ है कि उनके मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने कितने नंबर आए हैं, राइट। तो ये हमारा सेकंड रो हो गई और ये हमारा थर्ड रो हो गई।
और उसी तरीके से अगर हम कॉलम की बात हम अगर करते हैं तो कॉलम में देखिए क्या है, पहले कॉलम में हमारे पास मैथ्स के नंबर हैं, दूसरे कॉलम में फिजिक्स के नंबर हैं और तीसरे कॉलम में केमिस्ट्री के नंबर हैं। ओके, और हाँ ऑब्वियसली जो आपका कर प्रथम जो आपने पहला कॉलम लिया उसमें आपने स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो नेम। तो आपका पहला कॉलम बन जाएगा नाम का, दूसरा कॉलम मैथ्स का, थर्ड कॉलम फिजिक्स का और जो चौथा कॉलम है केमिस्ट्री का बन जाएगा। तो ये जो हमारी टेबुलर डेटा फाइल्स होती हैं, मतलब कि जहाँ पर हमारा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में दिया गया है, उसमें ख़ास बात क्या होती है हमारी कि हमारी हर एक लाइन एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कंटेन करती है। मतलब हर एक लाइन में किसी एक इंसान का ही या एक वस्तु का ही आपको डेटा दिया जाएगा। और जब हम इस डेटा को लिखते हैं तो उनको हम अलग अलग कैरेक्टर से सेपरेट कर सकते हैं। वो जो हमारा कैरेक्टर है, सेपरेटर है, डिलिमिटर है, वो हमारा स्पेस हो सकता है, टैब हो सकता है, कॉलन हो सकता है, कॉमा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम उदाहरण के लिए इसी नंबर को लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10, 15, 20 पहली लाइन पे, दूसरी लाइन पे लिख देंगे 8, 9, 17 और तीसरी लाइन पे लिख देंगे हम 13, 15, 18। अब इसमें से हम इसको जो हमको सेपरेट करना है हम अगर कॉमा कर देते हैं या हम यहाँ पे सेमी कोलन भी कर सकते हैं, या जो उस डेटा एंट्री ऑपरेटर ने यूज़ किया है वो आपको मालूम करना पड़ेगा। और हर एक डेटा के अंदर हमारी सेम नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर ये देखिए जो आपका पहली रो है इसके अंदर आपके पास 3 विषयों के नंबर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसी तरीके से दूसरी और तीसरी रो के अंदर भी 3 विषयों के नंबर ही हैं। तो इस तरह की जो हमारा डेटा फॉर्मेट होता है वो हमारा टेबुलर डेटा फॉर्मेट कहते हैं उसको हम। और ये हमारी एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर हम इस फॉर्मेट में डेटा को एंट्री कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। इस तरह के टेबुलर डेटा को पढ़ने के लिए हमारा कमांड होता है रीड डॉट टेबल। जैसे कि हम इस फाइल को रीड करना चाहें तो हम लिख देंगे रीड डॉट टेबल और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे फाइल नेम। कुछ भी आपका जो भी फाइल नेम आपको देना है आप उसको दे सकते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो भी हमारी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उनका हमारा एक्सटेंशन क्या होता है .txt। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डेटा सेट मैंने टाइप किया हुआ है और उसका एग्जाम्पल की फ़ाइल मैंने पहले से ली हुई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए ये डेटा सेट मैंने ऐसा लिया हुआ है, उसी डेटा सेट को मैंने जैसे पहले लिया था, लेकिन पहले भी उसको मैंने CSV फॉर्मेट में लिया था, अब की उसको मैंने .txt फॉर्मेट में लिया हुआ है। तो पहला जो हमारा कॉलम है 1 2 3 4 5, दूसरा कॉलम 10 20 30 40 50 और जो तीसरा कॉलम है 100 200 300 400 500 है। अब इस डेटा को अगर मुझे अपने R में रीड करना है तो मैं यहाँ पे कर दूँगा रीड डॉट टेबल, और जैसा मैंने पहले किया था उसी तरीके से डबल कोट्स में मैं अपनी फ़ाइल का नाम लिख दूँगा। लेकिन अब फाइल का नाम हमारा क्या हो जाएगा .txt एक्सटेंशन के साथ में। तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे example3.txt नाम की फ़ाइल तैयार करी हुई है और उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ओके, और इसके अंदर हमारा सेपरेटर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने उसको एक एक ब्लैंक स्पेस दी है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया सेपरेटर और डबल कोट्स में एक यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दी। ब्लैंक स्पेस कैसे दी जाती है, जो आपकी स्पेस बार होती है आप उसको एक बार दबा देंगे तो आपको वहाँ पे ब्लैंक स्पेस मिल जाएगी। और इस तरह का डेटा हम जब रीड करेंगे तो देखिए आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, राइट। इसके अंदर भी देखिए ये जो पहली रो है इसमें आर ने अपने आप से इसका एक नया नाम दे दिया है। ओके, और इसने इसका क्या नाम दे दिया है, V1 V2 V3। उसने पहले कॉलम को कर दिया V1, दूसरे कॉलम को V2 और तीसरे कॉलम को कर दिया V3, राइट। तो अब इसको हम आपको पहले R कंसोल में करके दिखाते हैं। और अब आपको ये भी पता है कि अगर यहाँ पे V1 V2 V3 आ रहा है और इसका भी आप अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है जो हम अभी आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको यहाँ पर मैं ये दिखा देता हूँ कि आपकी जो example3.txt है कैसी। देखिए ये देखिए जहाँ मैंने हाईलाइट किया, जो मैं हटा रहा हूँ बार बार, आप इसको ध्यान दीजिए। तो इसका देखिए नाम क्या है, example3.txt। और आप इसको अगर डबल क्लिक करेंगे तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ये। और ये हमारे देखिए एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में, जैसे मैंने विंडोज़ में मैं अभी काम कर रहा हूँ, उसने मुझे एक जो सॉफ्टवेयर होता है इसमें नोटपैड, वहाँ पे खोल दिया है। तो देखिए ये वैल्यूज़ आपकी ऐसे ही आ रही हैं।
आप इसी डेटा को यहाँ पर आप अपने आर कंसोल में रीड करने की कोशिश करिए। राइट, हम इसको स्क्रीन क्लियर करते हैं और मैंने यहाँ पे कर दिया, देखिए example3.txt और सेपरेटर मैंने कर दिया ब्लैंक स्पेस। तो अब आप देखिए जो डेटा की वैल्यू देंगे ये आपकी ऐसी आ गई। राइट, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि पहले का डेटा में मैंने कुछ ऐसा कर दिया, तो चलिए हमें देखिए आपको दिखा दें। यहाँ पे डेटा 1 नाम की देखिए कोई फाइल है, कोई फाइल नहीं है। और मैंने अपने पहले वाले कमांड में जो हमारा जो read.table के किया, इसको मैंने डेटा 1 नाम दे दिया। और जब हम डेटा 1 देंगे तो देखिए आपको वही कमांड मिल गया। यहाँ पर मुझको लगा कि शायद मैंने, चूँकि पहले मैंने यही नाम इस्तेमाल किया था DATA, तो आपके दिमाग में एक संशय आ सकता है कि क्या ये वही वाली फ़ाइल है, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ रही है। तो देखिए ये आपका TXT फाइल को इसने रीड कर लिया। अब इसमें से अगर आपको इसके नेम्स अगर चेंज करने हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए मैंने पहले एक नाम मैंने चेंज किया था कानपुर लखनऊ दिल्ली, तो इसका हमारा कमांड क्या होगा, नेम्स, और उसी तरीके से हम पैरेंथेसिस में कर देंगे जो उसका डेटा का नाम है। तो मैंने कर दिया डेटा 1 और इसके आगे मैंने डेटा वेक्टर तैयार कर दिया है, जहाँ पर मैंने डबल कोट्स में अपने कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के नाम दे दिए। और जब इसको हम एंटर करेंगे तो अब देखिए आपका डेटा 1 में क्या आ गया। जहाँ पे आपने दिया था V1, V2, V3, वो देखिए आपका कानपुर लखनऊ दिल्ली हो गया। स्लाइड्स पे आते हैं। अब तो हमने अभी देखिए .txt और .csv नाम की के टाइप की जो फाइल्स होती हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे, उनको कैसे रीड करेंगे, उसके बारे में बात करी। इसके पहले कि हम आगे की फाइल्स हमारी जैसे एक्सेल फाइल होती है या जो बाकी सॉफ्टवेयर में फाइल्स होती हैं हम उस पर जाएँ, उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हो और उसका कोई ना कोई आउटपुट आता है, जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो उसके आउटपुट को, या अगर आपको आर के अंदर किसी भी फाइल को अगर आपको सेव करना है तो आप उसको कैसे सेव करेंगे। तो किसी भी डेटा को किसी फाइल में लिखने के लिए हमारा कमांड होता है राइट, WRITE। तो जैसा कि आपको इसके नाम से भी दिखाई पड़ रहा है कि इसका नाम है WRIT, राइट मतलब कि लिखना, राइट। और इसका हमारा जो कमांड होता है वो होता है WRITE। और पैरेंथेसिस में आपके पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपकी इच्छा अनुसार आपके आउटपुट को सेव करने की कोशिश करेंगे। कैसे कि सबसे पहले हमको किस वेक्टर को, किस डेटा को, किस मैट्रिक्स को हमको लिखना चाहते हैं वो हम लिखेंगे। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने इसका नाम दे दिया है X, और फिर कॉमा करके हम इस डेटा को किस फाइल में देना चाहते हैं, हमको उसका फाइल का एक नाम भी तो देना पड़ेगा। तो देखिए हम उस फाइल का नाम यहाँ पे दे देंगे, ओके। और हम यहाँ पे इसको डबल कोट्स में उस फाइल का नाम लिख देंगे, नेम ऑफ फाइल, जहाँ पर हम इस डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। और उसके बाद में हम इसमें से हमको उसमें कितने कॉलम चाहिए उसके बारे में बता देंगे। एक हमारा ऑप्शन होता है अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है, उसमें आगे जोड़ना। मान लीजिए कि हमारे क्लास में अगर 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट का मैंने डिटेल लिख दिया और हमारे पास 2 स्टूडेंट और आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी के आगे हम उनका 2 नाम और जोड़ लेते हैं। तो इसको बोलते हैं अपेंड। तो अगर आप कोई प्रोग्राम को आपने आज एग्जीक्यूट किया, उसका कोई आउटकम आ गया और आप अगले दिन आकर के फिर से आप उस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि जो भी आपका आउटकम आएगा वो आपके पहले वाले आउटकम पर ओवरराइट हो जाएगा या उसी के ऊपर लिख जाएगा, या वो जहाँ पर आपका पहले वाला आउटकम आया था उसके आगे से वो उसको लिखना शुरू करेगा। तो ये कमांड भी आप यहाँ पे दे सकते हो, अपेंड। और अपेंड हमारा लॉजिकल वेरिएबल है, ट्रू और फॉल्स। तो अब आपको जैसे नाम से देखकर समझ में आ जाएगा, अपेंड इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि हमको अपेंड नहीं करना है, अर्थात हमको इसको ओवरराइट करना है। जो हमारा डेटा हुआ है आप उसी के ऊपर डेटा को लिख दीजिए। और अगर हमारा अपेंड होता है ट्रू, तो इसका मतलब है कि डेटा को ओवरराइट नहीं करना है, और जहाँ पर हमारा डेटा ख़त्म हो रहा है उसके आगे से आप इसको लिख दीजिए। और जो उसके अंदर आपको सेपरेटर इस्तेमाल करना है आप उसके बारे में डबल कोट्स में आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आप अपनी फाइल को आप सेव कर सकते हैं। और जो आपका सेविंग होगी ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में ही होगी, राइट। तो फाइल जो है वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में, क्योंकि अभी तक आपने अपनी डायरेक्टरी का नाम चेंज नहीं किया हुआ है। ओके, अब हम देखिए आपको एक उदाहरण लेते हैं। आपको बस खाली इस
कमांड का इस्तेमाल दिखाने के लिए मैं एक कोई डेटा सेट जनरेट कर लेता हूँ, एक नंबर 1 से 100 तक के, और उसको मैं एक डेटा वेक्टर में सेव कर लेता हूँ x में, और जो भी हमारा वैल्यू आएगी उसको हम एक फाइल में सेव करना चाहते हैं जिसका मैं अपना ही नाम दे देता हूँ शलभ, राइट। तो देखिए हम इसको करके दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे खाली लिखा राइट x और फाइल नेम मैंने दे दिया SHALABH। तो देखिए ये आपकी फ़ाइल यहाँ पर अपने आप से आ जाएगी। ओके, अब हम जरा इसको आपको करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम आपको जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है इसमें से हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि इस नाम की देखिए यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। देख लीजिए, आप देख लीजिए, कहीं देखिए इस शलभ नाम की कोई फाइल नहीं है। ओके, अब देखिए हम आपके R कंसोल पर आते हैं और हम यहाँ पे करते हैं x = से c से 1 से आप 150 तक कर लीजिए, सो दैट कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 1 से 100 तक की फ़ाइल वहाँ कहीं होगी। तो x की देखिए वैल्यू क्या आ गई, 1 से 150 तक की। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको लिखा राइट x और फाइल नेम मैंने कर दिया से, चलिए मैं फाइल नेम को आपके सामने बदल देता हूँ, शलभ IIT कानपुर, राइट। अब ये वाली फ़ाइल तो वहाँ पे है नहीं, कि आपको अभी डाउट है? आपको डाउट अगर है तो आप यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये फ़ाइल देखिए यहाँ पे नहीं है, कोई फाइल इस तरह के नाम की नहीं है। ओके, अब हम देखिए इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखिए अब हम इस डायरेक्टरी पे आते हैं फिर से। तो देखिए ये फ़ाइल आपको मिल गई। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और इसको अगर मैं बगल से आइकॉन में भी दिखाना चाहूँ तो देखिए ये आपको, देखिए ये फ़ाइल जो मैं हाईलाइट, जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये दिखाई पड़ गई, राइट। अब इस फाइल को खोलेंगे तो देखिए ये आपसे पूछ रहा है, चूँकि मैंने कोई नाम नहीं दिया है तो आपसे पूछ रहा है कैसे खोलना है। ये देखिए इसने आपको 1 से 150 तक के नंबर दे दिए। और इसी में आप अगर मान लीजिए कि आप इसको एक्सटेंशन भी अगर दे देते हो, जैसे कि मैंने कर दिया शलभ IIT कानपुर .txt, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो आपकी देखिए एक और ये फाइल खुल गई शलभ IIT कानपुर .txt, और इसको पता है कि ये आपकी टेक्स्ट फाइल है, इसने आपको खोल दिया। देखिए फाइल ये। तो इस तरीके से अपनी फाइल्स को यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। और यही देखिए इसका आपका स्क्रीनशॉट भी है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ, यहाँ पर मैंने आपको उसी फाइल को दिया हुआ है। अब हम आपको देखिए यहाँ पे ये जो हमने आर्गुमेंट्स इस्तेमाल किए हैं एंड कॉलम्स, इसमें हम नंबर ऑफ कॉलम्स को बताते हैं कि हमको जो भी फाइल में कितने कॉलम चाहिए, अपेंड है, ट्रू फॉल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही हमारा सब कमांड है। उसी तरह से जैसे कि अगर आपको एक ऐसी फाइल में सेव करना है जहाँ पे डिलिमिटेड आपका टैब होता है, तो आप जो मैंने सेपरेटर्स पहले डिस्कस किए थे, जैसे टैब के लिए \t, आप उनको भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब जब आपको ये .txt फाइल को सेव करना आ गया है, राइट करना आ गया है, उसी तरीके से हमारे पास अगर CSV फाइल्स भी हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स भी हैं, हम उनको भी यहाँ पर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और उसका कमांड हमारा होता है write.csv। और ये जो हमारा होता है write.csv, ये हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की जो फाइल होती है उसको वो टेबुलर डेटा में ASCII फाइल के फॉर्मेट में इसको लिख देता है। हमारे पास डिफरेंट फाइल्स के फॉर्मेट होते हैं, उसमें एक हमारा ASCII भी होता है। ओके, और इसमें से हमारी जो आउटकम कैसे लिखा जाता है, जैसे कि अगर हम कहें कि ईच रो ऑफ द डेटा, मतलब कि हर एक जो हमारी डेटा की रो है वो हमारी एक लाइन पर आएगी, और जो हमारी डिफरेंट लाइंस होती हैं वो हमारी डेटा की डिफरेंट रोज़ को डिफ़ाइन करती हैं। तो इसका भी फॉर्मेट हम और कमांड देखिए एग्जैक्टली वही है जैसा आपने किया हुआ है। जैसे अगर हम कहें write.csv, जिस चीज़ को मुझको लिखना है उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया एज अ x, और फाइल नेम आगे लिख दिया, और जो भी मुझे यहाँ पे देना है नाम, और उसके बाद हमने अपेंड को ट्रू या फॉल्स कर दिया, जो भी मुझे करना है, राइट। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, कोट, एंड ऑफ लाइन, NA, दिसंबर, रो नेम एसेट्रा। हम इसके बारे में आपको बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे बता देते हैं, लेकिन हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनको एक बार पढ़ने की कोशिश करिए और आप इसको अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिए, राइट। तो एक्स आपका क्या है, जो आपको फ़ाइल लिखनी है, फाइल क्या है कि जिस फाइल में आपको लिखना है,
अपेंड के बारे में आपको पता है कि अगर आपको अपने आउटकम को अपेंड करना है, राइट। ऐसे ही हमारा कोड भी हमारा एक लॉजिकल लेक्चर होता है। कोड माने क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कोड, डबल कोड में इस तरीके से करके। तो इसमें अगर आपको वैल्यूज़ को अगर आपको कोड में देनी है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही आपका होता है सेपरेटर होता है, सेपरेटर को भी आप अपनी वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं। ऐसे ही आपका EOL मतलब एंड ऑफ लाइन, राइट। एंड ऑफ लाइन में आप यहाँ पर आप एक कोई कैरेक्टर दे सकते हैं जो आपका जहाँ पर लाइन ख़त्म होती है उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपकी रो ख़त्म हो रही है। और अगर मिसिंग वैल्यूज़ अगर आपके फाइल में है तो उसको हैंडल करने के हमारे पास ऑप्शन होता है NA। लेकिन हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको जरा सा अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिए। और हम आपको देखिए यहाँ पर दिखाने के लिए हम इसी कमांड को हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं और यहाँ पे हम राइट कमांड की जगह हम करते हैं write.csv। और जो मैंने x वैल्यूज़ पहले ली थी हम उन्हीं को यहाँ पे एक हम फिर से टाइप करने की कोशिश करेंगे। और अब की हम नाम ले लेते हैं सपोज़ IIT कानपुर.csv। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला फ़ोल्डर आपके फाइल में यहाँ पे इस नाम का कोई भी नहीं है IIT, राइट। तो अब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए ये आपका यहाँ पे आ गया। अब इसको हम यहाँ पे अगर खोलने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो देखिए आपका IIT कानपुर CSV देखिए ये बन के आ गया। और इसको अगर हम हैंडल करेंगे तो देखिए ये आपकी वैल्यूज़ ऐसे आ गई, राइट। अब इसमें से आपने जैसे रो नेम आपके बारे में बताया था, आप उसको यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। जो पहला कॉलम है इसने आपको रो नंबर दे दिया है और जो सेकंड कॉलम है उसने आपको 1 से 150 तक की वैल्यूज़ को सेव कर दिया है, राइट। ओके, तो अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। इस लेक्चर में आपने CSV फाइल, TXT फाइल, उनको हम R में कैसे रीड करते हैं और उनका आउटकम कैसे सेव करते हैं उसके बारे में बात करी है। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको सेव करने के लिए 2 कमांड बताए हैं, ऐसे ही आपकी कोई भी फाइल है आप उसको सेव कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी फाइल्स हैं, लेकिन मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपको कभी आवश्यकता पड़ती है एक किसी पर्टिकुलर तरीके की फ़ाइल को सेव करने के लिए, आप R में हेल्प से आप सहायता लीजिए और वो आपको सही कमांड बता देगा। जैसे राइट और write.csv के बारे में मैंने बात करी, ऐसे हमारे पास और भी कमांड होते हैं कि HTML की फ़ाइल को अगर मुझे करना है तो उसका कमांड अलग होता है, इस तरीके से। तो मैं तो अब यहाँ से आपसे इजाज़त मांगूंगा, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे से अपनी फाइल्स लेनी है, छोटा छोटा डेटा तैयार करना है, उसको आपको TXT और CSV फॉर्मेट में रीड करने की अपने आप से कोशिश करनी है। और आप साथ में अपनी डायरेक्टरी पर भिन्न भिन्न लोकेशंस पर छोटे छोटे फ़ोल्डर तैयार करिए और उन फाइल्स को अलग अलग फ़ोल्डर में रखिए। और वहाँ से हर बार आप अपनी डायरेक्टरी को, वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करके आप उन फाइल्स को रीड करने की कोशिश करिए और साथ में सेव करने की कोशिश करिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको ये काम करना आ गया। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले लेक्चर पर फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।